कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये हिंदी बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, बहुत दिन बाद खुला आसमान, बांधो ने नाव इस ट्राओ बंधु। इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। कवि परिचय। तुलसीदास जी की ही होटी के हिंदी के प्रमुख कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंडित राम साहित्य तिवारी के पुत्र निराला का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल की रियासत जिला मेदिनीपुर में हुआ। रामसराय उन्नव बेसवाड़े के रहने वाले थे। छोटी नौकरी की असुविधाओं और महान अपमान का परिचय निराला को आरंभ से ही प्राप्त हुआ। संवाद वर्ग के अपने कर्मचारी से ही अधिक जुल्म किसानों पर करता था। निराला ने दलित शोषित किसान के साथ हमदर्दी का संघार अपने अबोधपन से ही अर्जित किया। सुख सुविधाओं का अभाव उन्हें बचपन से ही था। 3 वर्ष की आयु में माता और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का भी बोझ निराला पर पड़ा। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली, उसने न सिर्फ पत्नी मनोहरा देवी का बल्कि चाचा, भाई और भाभी का देहांत हो गया। शेष चुनबे का बोझ उठाने में महिषा दल की नौकरी अव्यक्त थी। फिर भी निराला ने इस हीन सहारे को ग्रहण किया। अपने श्रम पर विश्वास करने वाले निराला ने अपने सम्मान के प्रति सचेत थे। चटुकारिता से आग बढ़ने वालों की भांति लिज्जत और स्वाभिमान रहित वह न हो सकते थे। किसानों के पक्ष में बोलने वाले निराला महानसी दल, राज्य और अधिकारियों का साथ लंबे समय तक निभा पाते वह कठिन था। स्वभावतः राजा साहब के हाउस होल्ड सुप्रिटेंडेंट से विवाद हुआ और नौकरी छूट गई। इसके बाद का सारा जीवन आर्थिक निरर्थक और संघर्ष का जीवन है। इस जीवन में उतार चढ़ाव, पस्ती, साहस, निराशा और परोस के अनेक मोड़ देखे जा सकते हैं। निराला के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी इन्होंने सिद्धांत, त्याग, समझौते का रास्ता नहीं अपनाया। संघर्ष का सारा साहस नहीं गंवाया। अंतिम दिनों में भी वह शरीर से बेहद जर्जर हो गए। मानसिक असंतुलन के भी क्षण आते थे। हनिया आदि रोगों से भी बेहद पीड़ित थे। जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। यही दरगाज मोहल्ले में अंग्रेजी के बताए राय साहब की विशाल कोठी में ठीक पिछले सीजन सीलन और अंधकार से ही एक काल कटोरी में 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। निराला जी मूलतः कवि थे, पर बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न होने के कारण इनकी लेखनी साहित्य की हर विधा पर चली। इनके काव्य में अमीना, गतिका, पलिमर, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, आचरण, अनिबा, गीत, मुछन, आराधना, संध्या, काल, कली, तुलसीदास आदि कहानी और रेखा चित्र है। चतुरी, चमार, सुकी, शुक्ल की बीवी, लीली इसके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अप्सरा, अलंका, निरुपा, प्रतिभावती, चोटी की कपड़, लेसूर, बकहीरा, कुल्ली भाट, चमेली, एक काले कारनामे इस निबंध संग्रह है। प्रबंध प्रतिभा, चुबुक नाटक के रूप में इन्होंने शकुंतला लिखा। जीवनी और
अद्वितीय रचनाएं। राणा प्रताप, प्रहलाद, भीम, श्री कृष्ण, सचनावृत, विवेकानंद के भाषण, महाभारत, देवी चौधरायन, आनंद मठ। साहित्य के रूप में भी निराला का जीवन बहुत ही संघर्षमय था। रूढ़िवादी साहित्यकारों और पत्रकारों का दल संगठित होकर निराला का विरोध करता था। निराला ने काव्य में इस विरोध का जिक्र बार बार आता है। संभावित साहित्यिक मान्यता निराला को उतनी आसानी से नहीं मिली। साथ ही साहित्य सेवा निराला को आजीविका देने में भी असमर्थ थी। साहित्य सेवा और आजीविका के बीच इस विरोध का बड़ा भ्रमिक चित्रण निराला ने अपनी पुत्री के निर्धन पर लिखी अपनी एक श्रेष्ठ कविता सरोज स्मृति 1935 में खींचा है। कविक्रम में व्यस्त है। शब्दों की कविता की इस सेवा में जीवित कविता की अपेक्षा होती है। एक दिन सिर्फ दुख और पीड़ा झेलते हुए यह जीवित कविता संसार सागर पार करके मृत्यु का वर्णन कर लेती है। सरोज स्मृति के सरोज के माध्यम से अपने पूरे साहित्यिक और आर्थिक जीवन की समीक्षा करते हुए कवि सरस्वती के प्रकाशन को व्यर्थ होता हुआ अनुभव करता है। पीड़ा और गलिन से भरकर अपने कवि कर्म और वज्रपात करता है। लेकिन यह अनेक साहित्यिक जीवन का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि नए प्रगतिशील चिंतन वाले साहित्यकार पूरी दृढ़ता से निराला के साथ खड़े हुए हैं। हमारे युग के सबसे महान आलोचकों में एक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपना एक लेख निराला पर भी लिखा है 1935 में। लखनऊ और इलाहाबाद के नए प्रगतिशील साहित्यकारों की टोली निराला के आसपास रहती थी। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रकट होता है कि निराला का साहित्यिक ही नहीं, उनकी शारीरिक उपस्थिति भी रूढ़िवादी रीतिवादी साहित्यकारों और नए प्रगतिशील लेखकों विचारकों के बीच संघर्ष का प्रेरक था। निराला ने व्यक्तित्व और साहित्य की यह ऐसी विशेषता है कि कोई उनकी अपेक्षा करके नहीं निकल सकता। उसे या तो निराला के साथ होना पड़ता है या उसके विरुद्ध। निराला जीवन और साहित्य में विरोध मानने वाले ना थे, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह अपने काव्य में भी संघर्ष को जीवन के एक बड़े मूल्य के रूप में प्रतिनिधित्व करें। निराला की खूबी ये है कि अपने ही नहीं समाज में नए व्यक्तियों और वर्गों के संघर्ष को भी बराबर महत्व देते हैं। अक्सर उन्हें संघर्ष और पुरुषत्व का परिवर्तन, विरोध और क्रांति का कवि कहा जाता है। इस कारण यही है कि इनके कहानी उपन्यासों में भी समाज के दलित और संघर्षरत मनुष्यों का गौरव निखर कर सामने आता है। आकरण ही नहीं बादल राग के धीर कृषिक विलव के वीर को बुलाता है और इलाहाबाद के पद पर चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ती मजदूरनी निराला की अनुभूति में रंग जाती है। देवी चतुरी, चमार, कुली भाट जैसे संघर्ष चरित्र और उनके साथ पूरा किसान समुदाय अंग्रेजों और उनके सहायक जमींदारों के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ता हुआ निराला की रचना में गौरव रहित होता है। सारांश ये है कि निराला की सहानुभूति हर उस व्यक्ति या वर्ग से है जो जीवन में सताया हुआ है, जो अपने ऊपर आने वाले अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए आगे बढ़ता है और जो दूसरों को लूटकर फने फूलने के बजाय उसके श्रम से जीविका अर्जित करता है। किसान निराला के सामने सबसे अधिक पीड़ित और पिछड़ा हुआ। निराला के सहज बोध भारतीय किसान के साथ अटूट रूप से बंधा है। ये किसान अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाली शक्ति और रूढ़ियों के
जकड़े हुए संवारती बंधनों को तोड़कर भारतीय समाज के प्रगति का द्वार खोलने वाली शक्ति थी। किसान का यह रूप निराला के निबंधों, कहानियों और कविताओं में स्वतंत्र देखा जा सकता है। साथ ही भारतीय प्रकृति और सांस्कृतिक समृद्धि का भी मुख्य आधार किसान है। किसान के साथ अपने सहजबोध के दृढ़ संबंध के कारण निराला प्रकृति के सौंदर्य और जीवन के उल्लास में भी उतने ही बड़े कवि हैं जितने संघर्ष के। सौंदर्य, उल्लास और संघर्ष में आपसी विरोध नहीं। इसका कारण ये है कि मनुष्य के कर्म और सुख में भविष्य में निराला की अडिग आस्था। निराला के काव्य कला की सबसे बड़ी विशेषता है चित्रण कौशल। आंतरिक भाव हो या बाह्य जगत के दृश्य रूप, संगीतनात्मक ध्वनियाँ है या रंग या गंध, गद्य, सजीव चित्रण हो या प्राकृतिक दृश्य, सभी अलग अलग करने वाले तत्वों को घुला मिलाकर निराला ऐसे जीवित चित्र उपस्थित करते हैं कि पढ़ने वाले उनके माध्यम से निराला के भ्रम तक पहुंच सकता है। निराला के चित्रों में उनका भावबोध ही नहीं, उनका चिंतन भी संभावित रहता है। इसलिए उनकी बहुत सी कविताओं में दार्शनिक गहराई उत्पन्न हो जाती है। इस नए चित्रण कौशल और दार्शनिक गहराई के कारण ही अक्सर निराला की कविताएं कुछ जटिल हो जाती है। इसके ना समझने के नाते विचारक लोग उन पर दूरता आदि का आरोप लगाते हैं। निराला आंतरिक भाव या दार्शनिक विचारों को उजागर या भाषण के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। दृश्य रूपों पर आधारित चित्रों की रचना में भावनाओं और विचारों का ईंट गारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इससे उनकी कला में न सिर्फ दृढ़ता का गुण उत्पन्न होता है, बल्कि कलाकार के रूप में उनके साथ्य और दृष्टि का भी परिचय मिलता है। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, कविता का सार। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ कविता निराला जी के काव्य संग्रह बेला, इसका काव्य संग्रह क्या है, बेला से संकलित है। ये एक प्रयाण गीत है। इसमें समाज के व्यस्त, शोषण, गरीब, असमानता आदि के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है। वास्तव में इस गीत में कवि ने साम्यवादी समाजवादी की स्थापना करने के लिए पूंजीवादी राइस वर्ग के विरुद्ध क्रांति का आह्वान किया है। कवि को इस बात का एहसास है कि देश के दलित वर्गों को अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, पर जब तक शोषित और दलित वर्ग नहीं जागृत होगा, अन्याय अत्याचार का विरोध करने के लिए आगे बढ़कर नहीं आएगा, तब तक उनकी स्थिति सुधार सकती है, ना ही साम्य की स्थापना हो सकती है। इसके लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है। आँखों में प्रगति भारत का स्वप्न देखने वाले निराला जी दृढ़ विश्वास है कि समाज और देश के एक बदलाव आएगा, पर उनके साथ दलित वर्गों को शिक्षा के माध्यम से अपने अंदर की अज्ञानता के अंधकार को दूर भगाकर अपनी परिस्थितियों से सामना करने के लिए आगे बढ़कर आना होगा। इस पाठ में वह इस दयनीय स्थिति के इन्हीं कारणों को गंभीरता से ढूंढकर उनके निदान के उपाय का संकेत करते हैं। मुख्य बिंदु। इस कविता के मुख्य विचार बिंदु इस प्रकार है। निराला ने भारत के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में समाज के सभी वर्गों के योगदान को महत्वपूर्ण माना है। गरीबी, शोषण, असमानता आदि के भयंकर रूप से ग्रस्त भारतीय समाज को बदलने के लिए साम्यवाद की स्थापना और पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में क्रांति को आवश्यक बताया है। वह हमारे समाज के समाजवादी सोच का विचार चाहते हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि पूंजीपतियों, शोषितों के सभी मसले विश्लेषणात्मक एवं संगठनात्मक तरीके से हल हो। उनका मानना है कि देश की जागरूकता लाने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार आवश्यक है। इससे जनता के खास तौर से भिन्न और दलित वर्गों में चेतना आएगी और तभी का जीवन बदलेगा।
कवि इस बात पर भी जोर देकर स्पष्ट किया है कि अज्ञान के अंधेरे का ताला सामूहिक प्रयास से खुलेगा, जिसमें शोषितों एवं दलितों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्हें दलितों एवं किसानों को सन देने की उचित व्यवस्था को आवश्यक बताया है। उन्हें इस बात पर जोर दिया गया है कि जगह जगह बैंकों एवं सन देने वाली संस्थाओं की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। वे संपत्ति एवं हर तरह के संगठनों को सार्वजनिक अधिकार के तहत लाने की बात करते हैं। लोगों पर आने वाले दुख सभी मिलाकर झेले, यानी हर व्यक्ति के दुख सुख में समाज और देश शामिल हो, उन्हें दूर करने का प्रयास सामूहिक हो। सुख और दुख दोनों सार्वजनिक हो। उन्हें इस बात का एहसास हो कि वह एक देश ही के वासी है, यानी उनमें भावनात्मक एकता हो। इस प्रकार समय बदलने और चेतना आने पर उनका प्रगतिशील भारत का स्वप्न साकार होगा, ऐसा कवि को विश्वास है। गद्यांश पशुपरक प्रश्न, भाषापरक प्रश्न। यह जल्द जल्द पैर बढ़ाओ आओ आओ, आज अमीरों की हथेली, किसान की होगी पाठशाला, गोभी पासी चमार तेली, खोलेंगे हथरे का ताला, एक पाठ पढ़ेंगे ठाठ बिछाओ। खुला आसमान कविता का सार। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता खुला आसमान अनेक काव्य संग्रह आमिका में संग्रहित है। ये किस में संग्रहित है? आमिका में। यह कविता उनके प्रकृति प्रेम और जीवन बोध का परिचय देती है। वर्षा काल में जीवन ठहर सा जाता है, ऐसा लगता है कि हिमानों रुख कर अपने सौंदर्य को परखना चाहता है। वर्षा के रोकने के बाद जीवन फिर से गतिशील हो जाता है। निराला जी इसी दृश्य को इस कविता में रेखाकृत करने का सफल प्रयास किया है। आज बहुत दिनों के बाद आकाश में बादल हटा है, आसमान खुल गया है, आसमान में धूप निकल आई है। खिली धूप को देखकर सारा संसार प्रसन्न हो उठा है। फिर से सभी दिशाएं स्पष्ट नजर आने लगी है। पेड़ पौधों की हरियाली मन को मुक्त करने वाली वर्षा है के कारण रुके हुए है। गाने पुनः आरंभ होने लगे हैं। भैंसों, गाय और भेड़ों के झुंड चरने निकल पड़े हैं। लड़के खेलने लगे हैं और लड़कियां घरों की सफाई में व्यस्त हो गई है। कुछ लोग व्यापार आदि के लिए विभिन्न गांवों की ओर चल पड़े हैं, तो कुछ वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए हाट बाजार की ओर निकल पड़े हैं। कुछ युवक व्यायाम करने के लिए आंकड़ों की ओर चल पड़े हैं। पनघट के स्त्रियों की भीड़ लगने लगी है। वह सभी परस्पर हास्य परिहासपूर्ण वार्तालाप में मगन है। इस कविता की भाषा में भावानुसार सहज रस और देसी शब्दों से पूर्ण है, जो इस कविता की एक खास विशेषता कही जा सकती है। मुख्य विचार बिंदु। इस कविता के मुख्य विचार बिंदु इस प्रकार है। वर्षा काल में समाज की जीवन धारा की निरंतरता रुक सी जाती है। वर्षा के कारण सभी अपने घरों में कैद हो जाते हैं। जीवन ठहर सा जाता है। वर्षा के रुकने के बाद जीवन फिर से गतिमान हो उठता है। वर्षा के कारण स्थापित हुए कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी अपने अपने घरों से बाहर आकर अपने अपने कार्य में जुट जाते हैं। पालतू पशुओं के झुंड चरने के लिए घरों से बाहर निकल आते हैं। पेड़ पौधों की हरितिमा अपने अनुपम सौंदर्य के मन में को मोहने लगती है। खुले आसमान के खिली धूप को देखकर सारा संसार प्रसन्न हो उठता है। समाज में आनंद और उल्लास का वातावरण दिखाई देने लगता है। इस प्रकार इस कविता के द्वारा वर्षा काल के समाप्त होने पर प्रकृति के रंग रूप तथा सामाजिक जीवन में उनके प्रभाव की सुंदरता झलक मिलने के साथ ही साथ कवि के प्रकृति प्रेम और जीवन बोध का आभास में मिलता है। बहुत दिनों बाद खुला आसमान, निकली है धूप, हुआ खुश जहान, दिखी दिशाएं झर के पेड़,
झरने को चले दौड़ गाय भैंस भेड़, लड़कियां घरों को कर भासमान। ये इसकी तीसरी कविता है। कवि का सार। यह कविता निराला जी के काव्य संग्रह अर्चना में संग्रहित है। अर्चना यह एक प्रेम प्रधान स्मृति परक कविता है जो मानवीय प्रेम के भावनात्मक पहलू को उजागर करती है। इस कविता में उनके गहरे प्रेम के कसक की अभिव्यक्ति हुई है। कवि किसी से प्रेम करता है और समाज उसे मान्यता नहीं देता। कवि को अपने प्रेम की गहरी अनुभूति है। वह अपने प्रेम से जुड़ी हर स्थिति को संजो कर अपने दिल में रखे हुआ है। वे है अब नविक से अनुरोध करता है कि वे नाव को उस स्थान पर ना बांधे जहाँ से उसकी प्रेम स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। कवि बताता है कि नदी के इसी घाट पर मुझे सच्चे प्रेम की कहानी अनुभूति हुई थी। यहाँ रोकने पर लोगों को उनका प्रेम प्रसंग स्मरण आ जाएगा और लोग फिर उसे यहाँ रुकने का कारण पूछने लगेंगे। वहाँ आगे बताता है कि कहे नविक वधू नदी के इसी पार घाट पर वह उसे नहाते हुए देखा करता था। पानी में डुबकी लगाते हुए उसी युवती का सौंदर्य अद्भुत हो उठता था जिसे देखकर मेरी आंखें मंत्रमुग्ध हो जाती थी। सौंदर्य के प्रभाव और हृदय की व्याकुल स्थिति के कारण मेरे हाथ पांव कांपने लगते थे। मेरी भावना और कल्पना में बसने वाली यह युवती जब हंसती थी तो उसकी वह मुख हंसती बहुत कुछ कह जाती थी। हंसने के बावजूद वह अपने आप में सिमट रहती थी। सब उसकी सुनती थी, सहजती थी। उसके व्यक्तित्व के इस ठहराव से सभी प्रभावित हो जाते थे। उसके आँखों का अद्भुत सौंदर्य सभी को आकर्षित करता था। उस घाट पर रोकने से मेरी मन की सारी पुरानी स्मृतियाँ फिर से जाग उठेगी। अंत है बंधु, इस घाट पर नाव मत रोको। इस घाट पर नाव रोक कर मेरे मन को व्यर्था से पूर्ण मत करो। इसमें मुख्य बिंदु है। इस कविता के मुख्य बिंदु से इस प्रकार। ये कविता कवि के असफल प्रेम की एक भ्रमिक कहानी है। इसे कवि के अनुयायी हृदय की अनकही पीड़ा है, उनके मानव हृदय की झलक है। इसमें कवि के सहज मानवीय प्राकृतिक प्रेम को समाज के द्वारा मान्य कर दिया जाने की एक गहरी कसक है। पूर्ण प्रेम संबंध से सुश्रुत वेदना पूर्ण जागृत ना हो जाए, फिर भी उसने आलोचना का शिकार ना बन जाए, इस कारण उस स्थान पर ना जाने से बचता है जहाँ से उसके सहज मानवीय प्रेम के संबंध है। ये कविता मानवीय प्रेम की भावनात्मक लगाव को व्यवित करती है। ये स्मृति में प्रेम की टिस को, उसके दर्द को पहचानने का एक प्रयास है। इस कविता में कवि के संयुक्त प्रेम स्मृति के भावपूर्ण स्मृति हुई है। इसमें सौंदर्य के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को स्पर्श किया गया है। इसमें उसके प्रेम पात्र के व्यक्तित्व का प्रभावपूर्ण चित्रण हुआ है। नारी के सहज गुणों जैसे जलवा, शीतलता एवं सहजता की कलनात्मक व्यंजना हुई है। इसमें कुलोपवाद की घटना और वास्तविकता की यथावादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जो कहे यहाँ यो कहे किस हज मानवीय प्रेम के प्रति समाज के प्रतिक्रिया एवं सामाजिक स्तर पर स्त्री की स्थिति की ओर भ्रमिक संकेत। इस प्रकार कवि ने इस कविता में अपने प्रेम की स्मृति पर अभिव्यंजना की है। यह कविता के एक और बात तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि जीवन की किसी भी सच्चाई को जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हिम्मत और ईमानदारी की ज़रूरत होती है। ये सबके पास की बात नहीं होती, पर निराला जी में यह बातें थी। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मांगो ना नाव इस ठाव, भानु पूछेगा सारा गांव। भानु यह
घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी। हंसकर आंखें रह जाती थी फंसकर, कांपते थे दोनों पाँव बुने। ये इसकी कविता समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाए क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।